हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो कि किसी न किसी एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचती रहे और सब लोग इसका लाभ ले सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 1 के बारे में, जिसका संबंध संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से है। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान में भाग 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित उल्लेख मिलता है। अगर संघ की बात की जाए तो संघ का जो नाम है इंडिया और भारत का प्रयोग होता है। अगर राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो भारतीय संघ में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर नवीन गठित केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, यानी कि दादरा एवं नगर हवेली को मिलाकर के दमन और दीव के साथ एक नवीन गठित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। उसके पहले जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख। अगर भारतीय संघ की बात की जाए तो भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व है कि वह एक संघ का निर्माण करके आगे बढ़े और भारतीय संघ को मजबूती प्रदान करें। अगर अनुच्छेद 2 की बात की जाए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन से संबंधित यानी कि स्थापना से संबंधित उल्लेख मिलता है। यानी कि यदि हम लोग किसी प्रदेश को या किसी भूभाग को एक्वायर करते हैं, ऐसी स्थिति में उस प्रदेश को या जगह को या उस लैंड को हम लोग एक नए राज्य का दर्जा दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक नए राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश हो जाता है। अगर अनुच्छेद 3 की बात की जाए, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों में, उनके सीमाओं में, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि यह शक्ति केवल संसद को है, न कि राज्य विधानमंडलों को। अगर अनुच्छेद 5 की बात की जाए तो इसका संबंध भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता से है। यानी कि संविधान के प्रारंभ के समय जो नागरिकता का प्रोविज़न मिलता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में मिलता है। अगर नागरिकता की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 2 में मिलता है, जिसमें जो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपको मिल जाएंगे। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो प्रोविज़न है या प्रावधान है वह भारतीय संविधान की नागरिकता या भारतीय नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण की बात की जाती है। यानी कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे और विधियों का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। यानी कि किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा। अगर अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो यह भारतीय नागरिक और विदेशी सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। यानी कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का जो उल्लेख है वह सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 में यह उल्लेख किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यह जो प्रतिषेध की बात की गई है सार्वजनिक प्लेस जैसे आटा चक्की होता है, विद्यालय होता है या किसी कुआं होता है या नाई की दुकान होती है, इन जगहों पे किसी भी प्रकार का जैसे धर्म से संबंधित, मूल वंश से संबंधित, जाति से संबंधित, लिंग से संबंधित या जन्मस्थान से संबंधित इस प्रकार का प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि कोई इस चीज़ को लेकर के किसी की अवहेलना करता है या किसी का विरोध करता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 15 का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर मूल अधिकार की अवहेलना या हनन का रिट दायर करके अपने अधिकारों की मांग की जा सकती है। अगर अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि यदि आप किसी सरकारी नौकरी में जाते हैं तो सभी लोग, यदि आपकी कंडीशन समान है, यानी कि आप 10 लोग गए और 10 लोगों का कंडीशन समान होता है, ऐसी स्थिति में समान रूप से बर्ताव किया जाएगा। अगर बात करें वहीं
यदि कोई पीएच वाला व्यक्ति है यानी कि दिव्यांग व्यक्ति है और आप सामान्य हैं तो आप उसके साथ कुछ विशेष व्यवहार किए जा सकते हैं उसके हित के लिए। अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है यानी कि अनटचेबिलिटी की बात की गई है। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति से जाति सूचक शब्द, जैसे अगर वह व्यक्ति एससी समाज से बिलोंग करता है तो उसके जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके आप उसे नहीं बुला सकते हैं या उसे किसी ऐसे अभद्र प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते हैं जो कहीं न कहीं अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। वहीं अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो उपाधियों का अंत, यानी कि किसी भी व्यक्ति को मनमाना उपाधि धारण करने की शक्ति नहीं है या क्षमता नहीं है, वह अधिकार नहीं रखता है कि कोई भी व्यक्ति मनमाना उपाधि धारण कर ले, जैसे महाराजा धीराज, फला फला फला, वैसा कुछ जो उपाधि होती है, ऐसी प्रकार की उपाधियों का अंत माना जाता है, यानी कि वैसी उपाधि आप नहीं रख सकते हैं। वहीं बात की जाए अगर इसके अपवाद की तो शिक्षा से संबंधित जो उपाधियाँ होती हैं, जैसे डॉक्टरेट की जो उपाधि होती है, डॉक्टर की उपाधि होती है, या सेना में जो उपाधि होती है जैसे जनरल की उपाधि होती है, एडमिरल की जो उपाधि होती है, इन उपाधियों का भारतीय संविधान में वर्जन नहीं किया गया है। यानी कि इस प्रकार की उपाधियाँ मिलती रहेंगी, जबकि फालतू की जो उपाधियाँ हैं उन्हें नहीं दिया जाएगा या कोई भी व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, यानी कि आप अपने स्तर पे कोई अच्छा विचार है जो समाज के हित में हो, ऐसे विचार को आप स्वतंत्र रूप से व्यापक रूप से समाज के समक्ष रख सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए न्यूज़पेपर की जो स्वतंत्रता है या न्यूज़ चैनल चलाने की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है, वह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपराध किया हो तो ऐसे स्थिति में उसे अपने बचाव के लिए अच्छे वकील को हायर करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति से उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से रोका जा सकता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दिया है, ऐसी स्थिति में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे अगर उन अधिकारों पे, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही लगाया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 21A की बात की जाए तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, एक संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। इसके द्वारा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की अधिकार दिया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल कर दिया जाता है और यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार बन जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 के बारे में देखते हैं, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव दुर्व्यवहार यानी कि आप किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी भी महिला को उठा करके बेच नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती उसे कार नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति का आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग होता ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो आज के सबसे बड़ी समस्या है, जैसे महिलाओं का, बच्चों का, बच्चियों का जो व्यापार किया जा रहा है, देह व्यापार हो रहा है, इस प्रकार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। साथ ही साथ किसी व्यक्ति से आप बलात्श्रम यानी कि ज़बरदस्ती कार्य नहीं ले सकते हैं। जैसे पुराने समय में आप देखे होंगे, जो राजा महाराजा होते थे, सेठ महाजन होते थे, वो गरीब तबके के लोगों को उठा करके कोड़े बरसाते थे और उनसे बलात्श्रम लेते थे, अपने खेत में काम करवाते थे। ऐसा जो प्रोविज़न है, ऐसा जो प्रावधान रहा है पुरातन में या वर्तमान समय में जो कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का जो कार्य दिखाई देता है वह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। यानी कि किसी व्यक्ति के आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं और उसे बलात्श्रम नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कहने का मतलब ये है कि हजारडस जो कारखाने होते हैं, यानी कि जो खतरनाक कारखाने हैं, ऐसी स्थिति में बालकों का नियोजन नहीं होगा, यानी कि बालकों को रोजगार नहीं दिया जाएगा और उन्हें पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि वो बढ़िया से पढ़ें, अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। यानी कि बलात्श्रम का जो प्रावधान रहा है पुरातन में या वर्तमान समय कहीं कहीं दिखाई देता है, इस प्रकार का जो प्रोविज़न है या प्रावधान है वह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है या प्रतिषेधित किया गया है। अनुच्छेद 25 की बात की जाए तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका हृदय या आपकी आत्मा किसी भी धर्म को अबाध रूप से मनाने, उसे
आचरण करने, उसका प्रचार करने की यदि इच्छा करती है आपकी, मतलब अंदर से, इंट्यूशन से, अंतरात्मा से, ऐसी स्थिति में आप बेबाक रूप से किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं, मना सकते हैं, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं और उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि आप किसी भी व्यक्ति से दर दबाव के द्वारा धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। आगे देखते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। ऐसे लोगों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, यानी कि वह अपने हित का अच्छे से संरक्षण कर पाएंगे, उनके हित का किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जो हम लोग अपने मूल अधिकार का अवहेलना होने के उपरांत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं, ऐसी स्थिति में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है, अनुच्छेद 32 के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। संवैधानिक जो उपचार है उनके अनुसार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है, ऐसी स्थिति में वह यदि सुप्रीम कोर्ट जाता है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। जैसे परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण, इस प्रकार के जो रिट जारी किए जाते हैं अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, मौलिक अधिकारों के हनन के द्वारा उपरांत। अनुच्छेद 39 की बात की जाए, अब हम लोग आ गए हैं डीपीएसपी में। अनुच्छेद 36 से लेकर के 52 तक का उल्लेख जो है वह भारतीय संविधान के डीपीएसपी में मिलता है। डीपीएसपी मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जिन नीतियों या जिन मार्गदर्शनों के माध्यम से भारतीय राज्य गाइड होते हैं या चलते हैं, या जिन नीतियों का उन्हें पालन किया जाना चाहिए, उन्हीं को हम लोग डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। वो इसी में अनुच्छेद 39 से मिलता है, जो कि सामाजिक न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाती है। यानी कि अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख मिलता है। यह भारतीय संविधान के में बाद में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा 39 से जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रोविज़न रखा गया। कहने का मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति असहाय है, कोई महिला असहाय है, जिसकी कंडीशन उस लायक नहीं है कि वह अच्छे स्तर के वकील को हायर कर सके, ऐसी स्थिति में वह निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है अनुच्छेद 39A के द्वारा। अनुच्छेद 40 की बात की जाए तो यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, जिसे हम लोग पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रोविज़न किया गया है, प्रावधान किया गया है। यानी कि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होगा कि वह एक पंचायत का या ग्राम पंचायत का स्थापना करे। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय जो संघ हैं उनके जो राज्य हैं, 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन स्टेटों में पंचायती राज व्यवस्था कार्य नहीं करती है, यानी कि यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली स्थापित नहीं की गई है अनुच्छेद 40 के अनुसार। आगे देखते हैं अनुच्छेद 41 के बारे में, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि मनरेगा का जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि जो पब्लिक जो सहायता है, यानी कि जो सरकार का जो सहायता है, या कुछ दशाओं में जो काम की या शिक्षा की जो प्रोविज़न या जो सहायता की बात की जाती है, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत की जाती है। अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। जैसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 44 के अनुसार लागू होना चाहिए। आज वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा है। अगर बात करें हम गोवा की, तो भारतीय संघ में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। बहुत ही पहले से वहाँ पे कार्य कर रही है, जबकि अन्य राज्यों में काम नहीं कर रही है। आज नेशनल स्तर पे इस प्रकार का एक विचारधारा बहुत ही बड़े स्तर पे चर्चा बना हुआ है। अनुच्छेद 45 की बात की जाए तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, यानी कि अनुच्छेद 45 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रतिपाल्य का संरक्षक है, प्रतिपाल्य मतलब होता है बच्चा, उसका पिता है या माँ बाप है, जो मतलब जो भी लोग हैं, यदि बच्चे का उम्र 6 वर्ष से कम है, ऐसी स्थिति में उसकी बाल्यावस्था की जो देखभाल है वह अच्छे रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उसे शिक्षा भी दी जानी चाहिए। प्रारंभिक जो शिक्षा है वह शिक्षा उसे पर्याप्त रूप में मुहैया कराई जानी चाहिए अनुच्छेद 45 के अनुसार। आगे देखते हैं अनुच्छेद 48A, जो कि भारतीय संविधान में बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। यह कहता है कि आप पर्यावरण की रक्षा करिए, संरक्षण करिए, साथ ही साथ उसका संवर्धन करिए, यानी कि उन्हें से आप जैसे जहाँ 10 पेड़ हैं वहाँ 12 पेड़ करिए, 14 पेड़ करिए, 20 पेड़ करिए, यानी कि जो ग्रीनरी है उसे आप बढ़ाइए। साथ ही साथ वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव हैं, उन्हें आप संरक्षित करिए। उनका खाल के, हड्डी के रूप में या दांत के रूप में किसी प्रकार का व्यापार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 50 से कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण या स्वतंत्रता, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र है और न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। सबका ये अपना एक विशेष अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, उस उन्हीं अधिकार क्षेत्रों के अनुसार ही कार्य किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 50 कहता है। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 50 ये कहता है कि न्यायपालिका या कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र हैं अपने अधिकार क्षेत्रों को लेकर के। अनुच्छेद 51 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में यदि किसी भी देश से आप संबंध बनाते हैं, ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की जानी चाहिए अनुच्छेद 51 के अनुसार। जैसे हम लोग आज G20 की बात की जाती है तो यह कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को लेकर के है। जैसे 2023 में, यानी कि अभी कुछ टाइम पहले, यानी कि 9 या 10 सितंबर में भारतीय संघ में G20 की बैठक हुई है नई दिल्ली में। वह कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को लेकर के काफ़ी सशक्त नजर आई है। अनुच्छेद 51A की बात की जाए तो मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 51A का जो प्रोविज़न है वह स्वर्ण संघ समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, यानी कि भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं अनुच्छेद 51A के द्वारा, जिसे भारतीय संविधान के भाग 4A में उल्लेख मिलता है। मौलिक कर्तव्य की जब बात की जाए तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी कि प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने पाल्य को जो शिक्षा है वह पूर्ण रूप से मुहैया करावे। वह भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 52 के बारे में। भारत का राष्ट्रपति, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और साथ ही साथ भारतीय जो कार्यपालिका शक्ति होगी उसमें निहित होगी, यह कहता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह भारतीय राष्ट्रपति में निहित होती है। वह क्या होता है, भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 55 की बात की जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। साथ ही साथ बात करें अगर हम तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह भी भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात की जाए तो एकल संक्रमण ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो प्रणाली जो है उसी के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया जारी होती है। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है वह गुप्त मतदान प्रणाली के अनुसार होता है। अनुच्छेद 57 की बात की जाए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि एक बार राष्ट्रपति होता है तो वह 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, यानी कि पुनः अगेन एंड अगेन कह सकते हैं आप। जैसे भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखा जाए या भारतीय राष्ट्रपति की अगर पद सोपान को देखें हम या उनके कार्यकाल को देखें तो राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के अनुसार। अनुच्छेद 58 की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता, यानी कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होनी चाहिए तो भारतीय नागरिक हो, जन्म से होना अनिवार्य नहीं है, एक अनिवार्य शर्त है ये। दूसरी बात यह है कि वह किसी भी लाभ के पद पे न हो। तीसरी बात यह है कि कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, पागल व दिवालिया न हो। इस प्रकार का अनुच्छेद 58 में उल्लेख मिलता है राष्ट्रपति के पद की योग्यता को लेकर के। अनुच्छेद 60 की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जैसे राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार लेता है। अनुच्छेद 61 की बात की जाए तो राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब ये है यदि राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करता है या उल्लंघन करता है, ऐसे स्थिति में भारतीय संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाती है उसे 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाना है। कहने की बात यह है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है
ऐसी स्थिति में 50 प्रस्तावक होने चाहिए उस सदन के उपस्थित सदस्यों में से। साथ ही साथ 2/3 बहुमत और एक बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य होते हैं उनके 2/3 वोट से यदि महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 66 के बारे में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 66 के अनुसार होता है। अनुच्छेद 70 की बात की जाए तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। कहने का मतलब ये है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति किसी वजह से अपने स्थान पे कायम न हो, कहीं पर चला गया हो, कुछ लंबे समय के लिए पद त्याग दिया हो, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उसके पद पर रहता है और राष्ट्रपति के जितने भी कार्य होते हैं वह करता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता या पेंशन होता है वह उसी के नाम से प्राप्त करता है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से, कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम से। अनुच्छेद 72 की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, यानी कि जो मृत्युदंड होता है ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमादान दे सकता है। अनुच्छेद 74 की बात की जाए तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन स्वयं से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है, या उसका जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 75(1) के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। कहने का मतलब है अनुच्छेद 75(1) ये कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, साथ ही साथ अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, किंतु प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री जी से कहेगा कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है अनुच्छेद 75(1) के अनुसार। अनुच्छेद 76 की बात की जाए तो भारत का महान्यायवादी, यह क्या होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। अगर बात करें हम तो यह किसी भी सदन में जाकर के बात सुन सकता है, बैठ सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, भारत का महान्यायवादी। वहीं अनुच्छेद 79 की बात की जाए तो संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संसद 3 लोगों से मिलकर के बनेगा, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी विधि तभी बनेगा जब राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का उसमें अनुमोदन मिल जाए। यानी कि अनुच्छेद 79 के द्वारा यह कहा जा सकता है कि संसद के गठन में 3 महत्वपूर्ण भाग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राज्यसभा में पारित होना पड़ेगा, लोकसभा में पारित होना पड़ेगा, साथ ही साथ राष्ट्रपति का उस पर अनुमोदन या साइन होना बहुत ही जरूरी होता है। अनुच्छेद 80 की बात की जाए तो राज्यसभा की संरचना की बात की जाए तो उसमें 250 सदस्य होते हैं, साथ ही साथ उसमें 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वह विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान के अनुसार 550 सदस्य हैं, जो कि पहले 552 थे। 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन, जो कि अब 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा उनका जो पद का जो प्रोविजन था वह समाप्त कर दिया गया है, साथ ही साथ राज्य विधानमंडल में भी और संसद में भी। इस प्रकार से वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संसद में लोकसभा में 550 सदस्य बने हुए हैं। अनुच्छेद 83(1) की बात की जाए तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 83(1) ये कहता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी कि उसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसलिए उसे अस्थायी सदन कहते हैं। उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य अपना पद त्याग देते हैं, यानी कि उनकी मतलब कह सकते हैं कि उनका टाइम काल खत्म हो जाता है और साथ ही साथ उतने ही सदस्य नियुक्त हो जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं। अनुच्छेद 84 कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी कि संसद की सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राज्यसभा के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष और लोकसभा के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ये कॉमन एलिजिबिलिटी है। अनुच्छेद 85 की बात की जाए संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी कि संसद का जो सत्र चलता है, सत्रावसान होता है और विघटन के जो प्रोविजन है वह क्या है, अनुच्छेद 85 के अनुसार उल्लेख किया गया है। यानी कि सत्रावसान जो करता है वह राष्ट्रपति करता है, सत्र जो प्रारंभ किया जाता है वह भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो विघटन करता है वह भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 101 में देखते हैं, यानी कि 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में यदि कोई विधेयक
पेश किया जाता है और उस पर पक्ष और विपक्ष में मतदान होता है और ऐसे स्थिति में टाई की अवस्था बनती है, यानी कि मत बराबरी की अवस्था बनती है। ऐसी स्थिति में लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है, अनुच्छेद 101 के अंतर्गत। आगे देखते हैं अनुच्छेद 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कहने का मतलब ये है, यदि साधारण बिल पे दोनों सदनों के बीच में किसी भी प्रकार का सहमति नहीं बनती है, यानी कि वह बिल पारित होना जरूरी है लेकिन पारित नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ही संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि वह अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष करता है। यदि वह अभी अनुपस्थित हो, ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वह क्या करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 109 को देख लेते हैं, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी कि जो मनी बिल होता है उसके बारे में उल्लेख जो है भारतीय संविधान के 109 में मिलता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति, यानी कि अनुच्छेद 111 में यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उसे अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी, यानी कि राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन कर दे ताकि वह अधिनियम के रूप में परिणत हो जाए। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, यानी कि बजट का। भारतीय संविधान में किसी भी जगह बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण हम लोग प्रयोग किए हैं, यानी कि बजट का जो विस्तारित रूप है या बजट का जो वास्तविक शब्दावली है वार्षिक वित्तीय विवरण है। वहीं धन विधेयक के बारे में हम लोग एक और चीज़ जान लेते हैं कि धन विधेयक का जो अगर कहते हैं कि कौन सा व्यक्ति है या कौन सी बॉडी है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है या बताता है कि यह बिल धन बिल है या मनी बिल है, तो वह जो अधिकार है वह लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही किसी भी विधेयक को बताता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 117 में तो वित्त विधेयकों के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी कि फाइनेंस बिल के बारे में उल्लेख मिलता है। वहीं जो हम लोग पढ़े हैं धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश की जाती है, राज्यसभा में पेश नहीं की जाती है। वहीं वित्त विधेयक भी लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। अनुच्छेद 122 को देखते हैं, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। कहने का मतलब ये है कि न्यायालय संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संसद क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इस प्रकार की जो जानकारी है वह न्यायालय इकट्ठा नहीं कर सकती है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के विश्रांति काल में, यानी कि संसद जब कार्य न कर रहा हो, ऐसी स्थिति में यदि कोई जरूरी नियम की या कानून की ज़रूरत हो, ऐसी स्थिति में भारतीय राष्ट्रपति अध्यादेश आरोपित कर सकता है, प्रख्यापित कर सकता है। यानी कि संसद विश्रांति काल है, यानी कि सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुसार अध्यादेश अध्यारोपित करता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार। अनुच्छेद 124 की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की उल्लेख मिलता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जैसे अगर हम लोग प्रारंभ की बात की जाए जब उच्चतम न्यायालय गठित हुआ था, उससे ऐसे कंडीशन में भारतीय संविधान के अनुसार 8 न्यायाधीश हुआ करते थे, जो कि वर्तमान समय 34 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार। आगे देखते हैं अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। कहने का मतलब यह है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया है वह एक प्रकार का अभिलेख है, साक्ष्य है। वह किसी भी न्यायालय में एक अभिलेख के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 137 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति, यानी कि यदि किसी भी विधि में, किसी भी कानून में खामी है, ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय उसका पुनर्विलोकन बताने को दोबारा देख सकती है कि कौन सा प्रावधान इसमें थोड़ा गलत है या सही है। इस प्रकार का जो उसका खंगालने की बात की जाती है किसी भी कानून की विधि को, अधिनियम को, वह जो अधिकार है उच्चतम न्यायालय को है अनुच्छेद 137 के अनुसार, जिसे हम लोग पुनर्विलोकन कहते हैं। अनुच्छेद 143 की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। कहने का मतलब यह है कि यदि राष्ट्रपति को किसी भी विधि के सारवान प्रश्न पे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि मतलब मान लीजिए कि संसद के द्वारा कोई विधि बना करके अपना मतदान करके राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया, ऐसे स्थिति में यदि राष्ट्रपति को लगता है कि वह विधि, यानी कि जो विधेयक आया है
उसमें कुछ खामी है, ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को सलाह देता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और जानने लायक है कि राष्ट्रपति का जो अधिकार है वह यह है कि वह जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश के द्वारा जो परामर्श दी जाती है, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए न मानने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि बाध्य नहीं कर सकता है न्यायाधीश कि आप इस सलाह को मानिए ही या न मानिए। अनुच्छेद 148 की बात की जाए तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख मिलता है, यानी कि CAG यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल की जो बात की जाती है वह अनुच्छेद 148 द्वारा की जाती है। महालेखा परीक्षक जो होता है वास्तव में महालेखा परीक्षक ही होता है, नियंत्रक नहीं होता। नियंत्रक नाम का कोई कार्य नहीं किया जाता है महालेखा परीक्षक के द्वारा। लेकिन भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक शब्द प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत के बारे में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति की द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल जो होता है सामान्यतः 5 वर्ष के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। वह क्या होता है, राज्यपाल जो होता है वो राज्य और केंद्र के मध्य कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल की जो शक्ति होती है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की जो भी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 161 की बात की जाए तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल जो होता है वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है, लेकिन वह दंडादेश को, यानी कि जो दंड का जो आदेश मिला है, जो दंड मिला है किसी व्यक्ति को, उसका निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के अनुसार, साथ ही साथ अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। यानी कि राज्यपाल मंत्रियों को नियुक्ति करने में अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है, यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है राज्यपाल, अनुच्छेद 164 के अनुसार। आगे देखते हैं अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। कहने का मतलब ये है, जैसे आप केंद्र सरकार में पढ़े हैं महान्यायवादी, उसी प्रकार से राज्य का महाधिवक्ता होता है या राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या उत्साधन। कहने का मतलब ये है, यदि किसी राज्य में विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि वहाँ का विधानसभा विधान परिषद के सृजन के लिए कार्य करती है, ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा अनुच्छेद 169 का प्रयोग करके वहाँ विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। अनुच्छेद 174 की बात की जाए तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल के द्वारा ही विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुलाया जाता है, यानी कि सत्रारंभ जो होता है वह किया जाता है, उसका उत्साधन किया जाता है, उसका सत्रावसान किया जाता है। साथ ही साथ विधानसभा को जो विघटित करने का अधिकार है वह भी राज्यपाल के पास है, अनुच्छेद 174 के अनुसार। आगे देखते हैं अनुच्छेद 200। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। कहने का मतलब ये है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल यदि कोई विधि बनाता है, यदि राज्यपाल को लगता है कि यह विधि सही नहीं है, थोड़ी इसमें पेंच है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस विधि पर सहमति देने से रोक सकता है, सहमति नहीं दे सकता है या अनुमति दे सकता है। यदि वह चाहे तो राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति उसे चाहे तो खत्म भी कर सकता है, उसे पारित भी कर सकता है। अनुच्छेद 201 की बात की जाए तो विचार के लिए आरक्षित विधेयक नहीं होता, विधेयक यानी कि विचार के लिए जो आरक्षित विधेयक होता है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए, उसका उल्लेख अनुच्छेद 201 में मिलता है। अनुच्छेद 213 की बात की जाए तो विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कहने का मतलब यह है जब विधानमंडल कार्य न कर रहा हो, विश्रांति काल हो, ऐसे स्थिति में यदि कोई जरूरी विषय हो, ऐसे स्थिति में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, जो कि एक प्रकार का विधि होता है या कानून होता है। आगे देखते हैं 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, यानी कि किसी भी राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना जरूरी है। यह भी प्रोविज़न है कि एक उच्च न्यायालय कई राज्यों में कार्य कर सकती है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय है, अंडमान निकोबार के लिए काम करती है। ऐसे ही जैसे अगर मुंबई उच्च न्यायालय की बात की जाए तो मुंबई गोवा में भी काम करती है।
इस प्रकार से। अनुच्छेद 215 की बात की जाए तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्च न्यायालय का जो निर्णय होते हैं एक प्रकार के अभिलेख होते हैं, एक प्रकार के साक्ष्य होते हैं, यानी कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में उनके निर्णयों को प्रयोग एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका हवाला दे सकते हैं। यही कहता है अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 की बात की जाए तो उच्च न्यायालयों का गठन, यानी कि उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित जो प्रोविजन है अनुच्छेद 216 में मिलते हैं। अनुच्छेद 217 की बात की जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति किस आधार पर होगी, इस प्रकार के जो शर्त हैं इसका उल्लेख अनुच्छेद 217 में मिलता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवामुक्ति या उनका जो कार्यकाल होता है 62 वर्ष तक होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी उम्र यानी कि जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 226 की बात की जाए तो उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति है, यानी कि अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है। जैसे हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा, प्रमादेश है, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा, जो प्रतिषेध है, इस प्रकार के जो रीट हैं अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जारी कर सकती है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है अनुच्छेद 32 के द्वारा रीट जारी किया जाता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, इस प्रकार के जो रीट जारी किए जाते हैं उच्च न्यायालय में 226 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अनुसार। अनुच्छेद 231 की बात की जाए तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। कहने का मतलब है कि एक है उच्च न्यायालय, जैसे पंजाब उच्च न्यायालय है, जैसे चंडीगढ़ में काम करती है, हरियाणा में काम करती है और पंजाब में काम करती है, इस प्रकार का, यानी कि एक उच्च न्यायालय हो, एक से अधिक राज्यों में, केंद्रशासित प्रदेशों में कार्य करे, ऐसा जो प्रोविज़न है अनुच्छेद 231 में मिलता है। अनुच्छेद 233 की बात की जाए तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस प्रकार का जो प्रोविज़न है अनुच्छेद 233 में मिलता है। अनुच्छेद 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, यानी कि अनुच्छेद 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष प्रोविज़न दिया गया है, विशेष प्रावधान दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होना, यानी कि आप देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है, उसका एक स्वतंत्र न्यायालय है, दिल्ली उच्च न्यायालय है, उसका अपना स्वतंत्र न्यायालय है। इस प्रकार का प्रोविज़न अनुच्छेद 241 में किया गया है। जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है उसमें लद्दाख का भी क्षेत्राधिकार शामिल है। अनुच्छेद 243 ख की बात की जाए तो पंचायतों का गठन, जब हम लोग आ गए हैं पंचायती राज प्रणाली में, अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 झ में पंचायतों के लिए वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रोविज़न या प्रावधान। अनुच्छेद 243 झ को अनुच्छेद 243 आई भी कहते हैं। इसमें राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाने का प्रावधान है। वित्त आयोग जो होता है वह एक प्रकार का संवैधानिक बॉडी होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायतों के लिए जो निर्वाचन होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अनुच्छेद 243 थ की बात की जाए तो नगर पालिका का गठन। अनुच्छेद 249 की बात की जाए तो राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यह जो शक्ति है राज्यसभा को प्राप्त है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्रीय हित में किसी भी राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना जरूरी है, ऐसी स्थिति में विधि बनाया जा सकता है अनुच्छेद 249 के अनुसार। आगे देखते हैं अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय कारकों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो कारक हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, मान लीजिए हम लोग कोई संबंध बनाते हैं, कोई ट्रीटी की जाती है, ऐसी स्थिति में उन कारकों को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 253 का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 262 की बात की जाए तो अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी जो विवाद है, न्याय निर्णय है, उसका प्रोविज़न अनुच्छेद 262 में मिलता है। जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, जैसे तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, केरला में है, पुडुचेरी में, इस प्रकार का जो नदी विवाद है अनुच्छेद 262 के अनुसार सलटाया जाता है। अनुच्छेद 263 की बात की जाए तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की जो बात की जाती है अनुच्छेद 263 में मिलती है। अनुच्छेद 266 की बात की जाए तो भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रोविज़न, यानी कि प्रावधान है। भारत के और राज्यों के संचित जो निधियां हैं और लोक लेखे के बारे में जो प्रोविज़न मिलता है अनुच्छेद 266 में मिलता है। अनुच्छेद 267 की बात की जाए तो भारत की आकस्मिकता निधि, यानी कि जो कंटिजेंसी फंड होती है, उसका जो प्रोविज़न है अनुच्छेद 267 में मिलता है, यानी कि आकस्मिकता निधि का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 267 में।
अनुच्छेद 280 में जो उल्लेख मिलता है वित्त आयोग को मिलता है, यानी कि फाइनेंस कमीशन को मिलता है। फाइनेंस कमीशन एक प्रकार का संवैधानिक बॉडी है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, 5 मतलब लोग होते हैं, जिसमें एक सदस्य एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 300 क की बात की जाए तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना। कहने का मतलब ये है, आप सुने होंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम। जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार से विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना, ये प्रोविजन शामिल किया गया भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, जो जैसे IPS है, IFS होता है, IAS होता है, इस प्रकार का जो प्रोविजन है भारतीय संविधान को 312 में मिलता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 315 के बारे में, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में। जैसे आप पढ़े होंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। इस प्रकार का जो प्रोविजन है अनुच्छेद 315 के अनुसार भारतीय संविधान में उल्लिखित है। अनुच्छेद 324 की बात की जाए निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की जाती है। साथ ही साथ निर्वाचनों का जो अधीक्षण किया जाता है, निर्देशन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अनुच्छेद 224 के अनुसार निर्वाचन आयोग के गठन की बात की जाती है, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की बात की जाती है। अनुच्छेद 226 की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। कहने का मतलब ये है, 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, 1988 में, 1989 में वह लागू होता है। तब होता क्या, उसके पहले का जो प्रोविज़न था वह 21 वर्ष था, यानी कि कोई भी व्यक्ति वयस्क तब मान जाएगा जब उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो। साथ ही साथ वोट देने का जो अधिकार था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने से पहले वह 21 वर्ष था, किंतु 61वां संविधान संशोधन 1988 पारित होता है, 1989 में लागू होता है। ऐसे स्थिति में वह जो वयस्क होने का जो उम्र है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 326 के अनुसार वयस्क होने की जो उम्र है 18 वर्ष है और 18 वर्ष का व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान कर सकता है जिसमें उसे अनुमति मिले। किंतु जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें यदि किसी पंचायत का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए उसकी उम्र 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ वह भारतीय का नागरिक हो, जन्म से होना अनिवार्य नहीं है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके सीटों के लिए आरक्षण की प्रोविज़न की गई है। अभी 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, उनसे सन 2030 तक। अनुच्छेद 331 की बात की जाए तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 331 यह प्रोविज़न समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा में आंग्ल जो भारतीय समुदाय के लोग मतलब 2 लोग होते थे, ऐसा जो प्रोविज़न था भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था, यह प्रोविज़न समाप्त कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा निरसन यानी कि समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 332 की बात की जाए तो राज्यों की विधानसभाओं की में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यह अभी भी बना है और 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, अनुच्छेद सन 2030 तक। आगे देखते हैं अनुच्छेद 333, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन या समाप्त किया जाना। क्या किया गया कि 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में, यह प्रोविज़न क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि 333 और 331 का जो प्रोविज़न है वह समाप्त कर दिया जाता है। किंतु अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संबंधी जो आरक्षण का जो प्रावधान है, प्रोविज़न है, वह अभी भी बना हुआ है, 10 वर्ष के लिए कैरी ऑन कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 की बात की जाए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 338 क का उल्लेख, अनुच्छेद 338 क की बात की जाए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख मिलता है। वहीं अनुच्छेद 340 की बात की जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख मिलता है या गठन का उल्लेख मिलता है। वहीं हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 340 की, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यह एक प्रकार का संवैधानिक संस्था हो गया है। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी, साथ ही साथ जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। अब जो स्लाइड में देख रहे हैं वह भाषा हिंदी है, साथ ही साथ जो लिपि है वह देवनागरी है। अनुच्छेद 344 की बात की जाए तो राजभाषा आयोग की बात की जाती है।
राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 344 के द्वारा ही राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 350 क की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, यानी कि प्रत्येक राज्य का दायित्व होगा कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाए वह मातृभाषा में ही दी जाए। अनुच्छेद 352 की बात की जाए तो राष्ट्रीय आपात का प्रोविजन मिलता है। राष्ट्रीय आपात जो लागू किया जाता है 3 आधारों पर होता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द बाद में जोड़ा गया, जबकि इसके स्थान पर पहले आंतरिक अशांति शब्द प्रयोग हुआ था, जिसका प्रयोग करके इंदिरा गांधी ने आपातकाल भारत में लगाया था। यानी कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख मिलता है। 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपात लागू होता है: युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो शब्द प्रयोग हुआ है वह आंतरिक विद्रोह शब्द के स्थान पे प्रयोग हुआ है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को ही पकड़ करके भारतीय संघ में या भारत राज्य क्षेत्र में आपातकाल लागू किया गया था। आगे देखते हैं अनुच्छेद 356 के बारे में। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल के अनुमोदन से राष्ट्रपति उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, लगा सकता है, या राष्ट्रपति को इस बात का खुद संज्ञान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी कि संविधान के अनुसार वहाँ पे शासन प्रणाली नहीं चल रही है। ऐसी दशा में राष्ट्रपति अपना खुद का डिसीजन ले सकता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रोविजन या प्रावधान। यानी कि भारत में अभी तक 360 लागू नहीं हुआ है, यानी कि कभी भी वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। अनुच्छेद 368 की बात की जाए तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, यानी कि संसद को जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति दी गई है या प्रक्रिया जो बनाई गई है वह अनुच्छेद 368 के द्वारा प्राप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँच रहे हैं, सब लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।